मैं एक अकेली और जवान विधवा औरत थी। एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की डेथ हो गई थी। मेरे सगे संबंधियों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। इस समाज में विधवा होना एक सबसे बड़ा अभिशाप है। मेरे सास ससुर पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे पति भी अकेले ही भाई थे। मेरे घर बहुत बड़ा था। नीचे की मंजिल में मैं अकेले रहती थी और ऊपर का फ्लैट खाली रहता था। मैं किसी पर विश्वास करके अपने घर पर नहीं रख सकती थी, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरे साथ गलत ना कर दे। इतना बड़ा घर में अकेले रहना एक विधवा औरत के लिए क्या होता है, वह मैं ही समझ सकती थी। रात में सोने के समय अगर एक पत्ता भी डोल जाता, उससे सरसराहट की आवाज आती, तो मैं डर जाती थी। जैसे लगता था कि कोई मेरे घर में आ रहा है। सर पर पति का साया सलामत रहे तो किसी भी चीज का डर नहीं लगता। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रातें कट जाती थी। मैं यह सोचकर भी डर जाती थी कि अगर घर में चोर घुस आया तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि आजकल चोर तो घर के सामान लूटने के साथ साथ घर की औरतों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर जाते हैं। सारी रात मुझे बस यही लगता रहता था कि शायद यह कुत्ता चोरों को देखकर भौंकते हैं। मैंने अपने डर से बचने का यही हल निकाला कि अपने घर के ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दूं। इस तरह मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में चार पैसे भी मिल जाएंगे। पहले मुझे इतना डर नहीं लगता था, परंतु पति के जाने के बाद मेरे मन में डर समा गया था। एक दिन मुझसे मेरी सहेली मिलने के लिए आई, तो मैंने उसे अपने बारे में बताया। तो उसने मुझे सलाह दी कि तुम अपने ऊपर की मंजिल को किराए पर दे दो, तुम्हें चार पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारे मन में जो डर बैठा हुआ है वह भी निकल जाएगा। किराएदार आ जाएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने सोचा कि मेरी सहेली तो ठीक कह रही है। मैंने आस पड़ोस के लोगों को कह दिया कि कोई अगर परिवार वाला आदमी मिले तो बताइएगा। मैं अपना ऊपर वाला घर किराए पर देना चाहती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे इतना जल्दी किराएदार मिल जाएगा। शाम को ही एक बूढ़ा आदमी और एक जवान औरत मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि वह घर को किराए पर लेना चाहता है। मैंने सोचा कि यह बाप बेटी है। अच्छा है, उनकी बेटी भी मेरी उम्र की लग रही थी। परंतु मुझे पूछने पर पता चला कि वह बाप बेटी नहीं बल्कि पति पत्नी है। मैं तो हैरान होकर एक बार लड़की की तरफ देखती और एक बार बूढ़े आदमी की तरफ। फिर मैंने सोचा कि लगता है कोई मजबूरी हुई होगी जो इसने इस बूढ़े आदमी से शादी कर ली है। मुझे क्या था, मुझे तो एक परिवार वाला किराएदार चाहिए था। मैंने बिना पता लगाए ही उन्हीं को अपना घर किराए पर दे दिया, क्योंकि यह मेरा पहला अनुभव था। मैंने कभी भी घर को किराए में नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैं अपने पति के साथ ही हमेशा खुश रहती थी। वह मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। मुझे लगता था कि जैसे मुझे जीवन की सारी खुशियां मिल गई है। कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। परंतु अचानक से मेरे जीवन में इतना बड़ा ग्रहण आया कि उसने मेरे पति को ही निगल लिया। खैर, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। मैंने अपने घर को किराए पर दे दिया। अब मुझे तसल्ली मिल रही थी कि चलो, कोई तो है जो ऊपर के फ्लोर में ही सही, परंतु अब मैं अकेले इस घर में नहीं हूँ। एक रात को मैं चैन से सोई, परंतु यह क्या, दूसरी रात ही मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आती सुनाई दी और मेरी आंखें खुल गई। मैं रात भर जागती रही। नींद मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे उस लड़की पर कोई अत्याचार कर रहा था, कोई उसे मार रहा था, पीट रहा था, और वह बेबस लड़की मदद के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सुबह हुई तो मैंने छुपकर उस लड़की को अपने रूम पर बुलाया और उससे पूछा कि रात में तुम क्यों चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इतना सुनना था कि वह लड़की मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद उसे होश आया तो वह बोली, मेरा पति मुझ पर शक करता है। वह सोचता है कि मेरा किसी और के साथ चक्कर है, इसलिए मुझ पर तरह तरह का इल्जाम लगाता है। अब मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है। उसने मेरे मोबाइल का सिम भी तोड़ दिया है और मुझसे कहा है कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कुछ कहा तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उससे कहा, तुम घबराओ मत, मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तो वह बोली, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं क्या करूं।
मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। और अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं, तो आप ऊपर के कमरे में कैमरा लगवा दीजिए। उस कैमरा में सारी सच्चाई आपको दिख जाएगी। फिलहाल तो कैमरा लगाना मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने लड़की को अपना मोबाइल दे दिया और बोली कि तुम इसमें सब चीज रिकॉर्ड कर लेना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। और फिर उसके बाद वह लड़की वहां से चली गई। फिर दूसरे दिन जब उस लड़की ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके मुझे दिखाए, तो मेरे तो होश उड़ गए। उसका बुढ़ा पति तो लड़की के साथ। जब वो लड़की और उसका पति घर देखने आया था, तब मैंने कहा, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से जानती नहीं हूँ, आप लोग अपना परिचय दीजिए। उस आदमी ने कहा, मैं बहुत दिनों से घर की तलाश में था, मुझे अच्छी जगह पर घर मिल जाए। आपके घर के बारे में पता चला, आपने कहा था कि आप अपना घर किराए पर देना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाना की जरूरत थी, इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे सहमति में अपना सर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं भी अपना घर पारिवारिक आदमी को ही देना चाहती हूँ। यह तो अच्छी बात है कि आप बाप और बेटी हमारे घर पर रहेंगे। मेरी बात सुनते ही वह लड़की झट से बोली, नहीं, यह मेरे पिता नहीं बल्कि मेरे पति हैं। उस लड़के की बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि दोनों को देखने से कोई भी पति पत्नी नहीं बल्कि बाप बेटी कहता। मैं एकटक दोनों को देखने लगी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा पहले आप यह बताइए, क्या आप यह घर हमें किराए पर देंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला घर आपको किराए पर देना चाहती हूँ। मेरी बात सुनते ही उस बुढ़े का चेहरा खिल गया, मानो उसे बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी मैंने उस बुढ़े की पत्नी की तरफ देखा, तो उसे देखकर लगा कि वह बहुत ही परेशान है और उसके मन में दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। वह मुझे कुछ बताना चाहती है और वह बहुत घबराई हुई भी थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, शायद यह मेरा वहम है। मैंने उन लोगों के ऊपर वाला घर दिखा दिया, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। किराए की बात हुई तो वो मुंह मांगे किराए भी देने को तैयार थे। अब मुझे और क्या चाहिए था? एक तो परिवार भी छोटा था, ऊपर से किराया भी अच्छा खासा मिल रहा था। यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले घर की चाबी उन्हें दे दी और अब सुकून भरी लंबी सांस लेकर नीचे आ गई। मुझे वो दोनों बहुत ही अच्छे लगे। उस बुढ़ी की पत्नी वाकई में बहुत खूबसूरत थी। न जाने उनके घर वालों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फूल जैसी बेटी की शादी इतने बड़े शख्स से करवा दी थी। शाम हुई तो मैंने सोचा कि वे लोग आज ही आए हैं, आज तो उन्हें अपना घर सेट करने में काफी वक्त लग जाएगा, इसलिए शाम का खाना उन्हें मैं बनाकर दे देती हूँ। यह सोचकर मैं किचन में आकर 3 लोगों को खाना बनाने लगी। खाना बनाकर मैं अच्छे तरीके से खाना को पैक किया और खाना लेकर ऊपर चली गई। उन लोगों को देने के लिए ऊपर पहुंची तो मैंने देखा कि दरवाजा बंद था। मैं दरवाजा को खटखटाया और खड़ी हो गई, लेकिन 5 मिनट तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो फिर मैंने दोबारा से दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा नहीं खुला तो मैं यह सोचकर परेशान हो गई कि पता नहीं मैंने ऊपर आकर अच्छा किया कि नहीं। मुझे उन लोगों को तो इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। मैं वापस लौटने लगी, तभी अचानक दरवाजा खुल गया। सामने जो बुढ़ा, जिसका नाम आकाश था, खड़ा था। उसने मेरे हाथों से खाने की थाली देखी तो कहने लगा, बहन, आपने तकलीफ क्यों की? मैं मुस्कुरा दी, बोली, नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, यह तो मेरा फर्ज बनता है। आकाश ने कहा कि नेहा खाना बनाने ही जा रही थी। मैंने कहा, उससे कह दीजिए कि आज के दिन वो आराम कर ले। मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ। वैसे आपकी पत्नी कहाँ है? मैं जरा उनसे मिल लूं, और मुझे उससे कुछ बातें भी करनी है। मैंने सोचा कि मैं कमरे के अंदर ही चली जाती हूँ और जाकर मिल लेती हूँ। परंतु उस वक्त सामने उस औरत का बुढ़ा पति आकाश खड़ा हो गया और कहने लगा,
असल में रमा अभी नहाने के लिए गई है, सो उसे नहाने में काफी देर लग जाएगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभी तो उसने कहा था कि वह किचन में खाना बनाने जा रही है, फिर अभी कह रहा है कि नहाने के लिए गई है। आखिर माजरा क्या है? फिर मैंने इस बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं नीचे अपने घर में चली आई। लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर आकाश मुझे अपनी पत्नी रमा से मिलने क्यों नहीं दे रहा है। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वह एक ही वक्त में कैसे बात को बदल सकता है? तुरंत उसने कहा कि वह किचन में खाना बनाने के लिए जा रही है और तुरंत ही कहने लगा कि वह नहाने के लिए गई है। अब तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आने लगा था। फिर भी मैं इस सब के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो लोग तो अभी तुरंत ही आए थे और वो किराएदार थे। हो सकता है उन्हें ज्यादा मिलना जुलना पसंद ना हो, परंतु मुझे क्या, मैं तो यही सोच सोचकर खुश हो रही थी कि चलो, ऊपर के घर में कम से कम आदमी तो है, नहीं तो पूरा घर खाली खाली लगता था। मैंने भी खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में चली आई। मैंने बहुत देर तक रमा का इंतजार किया कि हो सके वह मिलने के लिए मुझसे आए और मेरा शुक्रिया अदा करे, परंतु वह नीचे नहीं आई। मैंने बहुत देर तक इंतजार किया और फिर उसके बाद मैं सो गई। आज से मुझे चोरों को डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब तो हर रात सुकून वाली होने वाली थी, क्योंकि अब मैं इस घर में अकेले नहीं थी। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और आराम से चादर ओढ़कर सुकून की नींद सो गई। लेकिन आधी रात को अचानक से मेरी आंखें खुली और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और सोचने लगी कि मेरी आंखें कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत तकलीफ में है और उसे कोई मार रहा है। शुरू से मैं इतना डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से मेरे पति इस दुनिया से मुझे छोड़कर गए थे, तो पत्ता के हिलने से भी मैं डर जाती थी। उस चीखों की आवाज के कारण मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था, पर यह आवाज थमी नहीं थी, बल्कि लम्हा दर लम्हा बढ़ते ही जा रही थी। डरते डरते मेरी पूरी रात गुजर गई। तब जाकर कहीं लड़की की आवाज रुकी। सुबह 5 बजे मुझे नींद आई तो 8 बजे ही मेरी नींद खुली। चाय पीने के बाद मैं बाहर आकर बैठ गई। तभी मैंने आकाश को देखा। वह सीढ़ियों से उतरकर जल्दी जल्दी नीचे आ रहा था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह बहुत ही घबराया हुआ था। मुझे देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया और जल्दी से निकलकर बाहर चला गया। शायद वह मेरे सवालों से डरकर जल्दी से बाहर जा रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काम के सिलसिले से बाहर जा रहा है। मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया और घर का बाकी काम भी कर लिया, परंतु वह अब तक घर वापस नहीं आया था। मुझे यकीन हो गया कि वाकई में वह काम के सिलसिले में ही बाहर गया है। मुझे यह वक्त सही लगा, क्योंकि कल मेरी रमा से बात नहीं हो पाई थी। मैं उसके साथ बैठकर उसके बारे में जानना चाहती थी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से चलकर ऊपर वाले कमरे तक पहुंच गई और जल्दी से दरवाजा खटखटाने लगी। और मैं इसी इंतजार में थी कि रमा अभी दरवाजा खोल देगी, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला था। और यह कोई आम बात नहीं थी। वह लड़की कल से यहाँ आई थी, मगर मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस लौटने की बजाय दोबारा फिर से दरवाजा खटखटाने लगी। तभी रमा की घबराई हुई आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। वह कहने लगी, दीदी आप ही हो ना? मैंने कहा, हाँ हाँ मैं ही हूँ, पर तुम दरवाजा तो खोलो। तभी मुझे रमा की फिर से आवाज आई। वह कहने लगी, दीदी मैं दरवाजा कैसे खोलूं? आकाश तो बाहर से ताला लगाकर गए हैं। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि आखिर आकाश ऐसा कैसे कर सकता है। वह अपनी पत्नी को कमरे में लॉक कैसे रख सकता है। तभी मेरी नजर दरवाजे पर लटके छोटे से ताले पर पड़ी। मैंने पूछा, तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? उसने कहा, मेरा पति मुझ पर शक करता है। उसकी उम्र मुझसे ज्यादा है ना, तो उसे हर वक्त यह डर लगा रहता है कि कहीं मैं उसे धोखा न दे दूं। मैं रमा की यह हालात देखकर बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा, अच्छा पहले तुम यह बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तभी उसकी दर्द भरी हंसी सुनाई दी और कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है,
रुपया, पैसा, कपड़े, जूते, मेरे पास हर वो चीज है जो मुझे चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वह बोली, मेरी मदद तो मेरे अपने ने भी नहीं की, तो आप क्या करेंगी? बस आपसे यही गुजारिश है कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करिए। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। यही बोलकर मैं वापस जाने लगी। तभी रमा बोली, दीदी, आप यह सब आकाश को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैंने कहा, हाँ, तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रमा के घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अपनी फूल जैसी बच्ची को एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी कर दिया। इसे शादी न कहना ही अच्छा रहेगा। यह तो एक लड़की पर होने वाला अत्याचार था। क्या लड़कियों को अपनी कोई जिंदगी नहीं होती है? क्या वह केवल बलिदान देने के लिए ही पैदा होती है? क्या उसी के हाथों में केवल घर की मर्यादा रहती है? परंतु मैं क्या कर सकती थी? फिर मैं आकाश का इंतजार करने लगी कि आखिर उससे पूछूं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, अपनी पत्नी के ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है। वह उसकी पत्नी है, कोई जानवर तो नहीं है। उसे कमरे में बंद कर दिया। उसे भी आजादी के साथ घूमने का, बातें करने का हक है, क्योंकि उसने उसके साथ शादी किया था। इस तरह से अपनी पत्नी पर शक करना कहाँ तक सही था? मुझे आकाश से यह सब सवालों का जवाब चाहिए था। और फिर मैं उसका इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते शाम हो गई और फिर आकाश वापस आया तो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और ऊपर चला गया। मैं सोचने लगी, काश आकाश अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके नहीं रखता तो कितना अच्छा होता। मैं भी अकेली हूँ और रमा भी, हम दोनों के आपस में दोस्ती हो जाती। हम अपना अपना गम भी बांट लेते। पर अब क्या हो सकता। फिर मैं अपनी रोजमर्रा के काम को निपटने लगी और सोने के लिए लेट गई। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंखें खुल गई और आज भी वही वजह थी जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे फिर किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे समझ में आ गया, यह आवाज तो बहुत करीब से आ रही है। कहाँ से आ सकती है? भला मुझे इसका पता हर सूरत में लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। फिर मुझे अंदाजा हो गया कि आवाज कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से आ रही है और चीखने चिल्लाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रमा है। एक लम्हे के लिए तो मैं सन्न रह गई। फिर से मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी और उसके कमरे तक पहुंच गई और मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक यूं ही खड़ी दरवाजा पीट रही थी, लेकिन मजाल है जो किसी ने दरवाजा खोला हो। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे दरवाजा खटखटाने से अंदर चिल्लाने की आवाज कम हो गई हो। दरवाजा पीटने के कारण मेरे हाथों में दर्द होने लगा, परंतु उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई। आज तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए मैं हॉल में बैठ गई और रात भर उन लोगों के बारे में सोचते रही। बैठे बैठे सुबह हो गई। सुबह आकाश जब नीचे आया तो वह मुझे देखते ही घबरा गया। कुछ बोले बिना ही बाहर निकलने लगा। तभी मैं बोली, आकाश साहब, मेरी बात सुनिए। मेरे कहने पर वह रुक गया और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे अपने घर के अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैंने उसके चेहरे पर एक डर देखा था। वह मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया। बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। आकाश का चेहरा उदास हो गया और वह कहने लगा, आपको रमा की फिक्र हो रही है ना, कि रात को वह क्यों चीखती चिल्लाती है। मुझे भी उसकी बहुत चिंता है, मगर मैं कुछ भी करने से मजबूर हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया तो सभी लोग मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे कि मैं अपनी जवान बीबी को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई हल हो तो जरूर बताइएगा। मैंने देखा यह सब कहते हुए आकाश के आंखों से आंसू निकल गए थे। वो मुझसे नजर बचाकर अपने आंसू पोंछने लगा। मैंने कहा, पहले आप यह बताइए कि आपके साथ परेशानी क्या है, तभी तो मैं कोई हल बताऊंगी।
मेरी इस बात पर सवाल पर आकाश ने अपना सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, रमा की सबसे बड़ी परेशानी मैं हूँ। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी तो उसने कहा, आप गौर से मेरी तरफ देखकर बताइए, क्या मैं उसके लायक हूँ? क्या मैं रमा जैसी लड़की को खुश रख सकता हूँ? उस दिन तो आपने भी हमें बाप और बेटी समझ लिया था। मुझसे तो सिर्फ यह गलती हुई कि मैं रमा के पापा के बातों में आ गया। रमा के पिता ने मुझसे 10 लाख 2 साल के वादे पर लिया था, लेकिन 5 साल गुजर गए, वह कर्ज नहीं लौटा रहा था। वह हर रोज बस यही कहकर टाल देता था कि आज दूंगा कल दूंगा, पर अब मेरा सब्र का बांध टूटने लगा था। मैंने उससे कहा, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तब वह कहने लगा, तुम ऐसा करो, पैसे के बदले मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? तभी उसने झट से अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने कर दी और कहने लगा, तो तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और आदमी से पैसे लेकर अपनी बेटी को उसके हवाले कर दूंगा। असल में मेरी शादी बहुत पहले ही हो गई थी और मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी थी, वह मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी और मैं भी उसका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता उसे कोई नहीं मिटा सकता है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु पैसा रहते हुए भी मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं सका था। दरअसल मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी और फिर बच्चा होने के टाइम में अचानक से उसका बीपी बढ़ गया और वह और मेरा बच्चा दोनों इस दुनिया से मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। मैं अकेला रह गया था। तन्हाई मुझे काट रही थी, परंतु मैं नहीं चाहता था कि कोई कम उम्र की लड़की मेरी जिंदगी में आए। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने दूसरी शादी नहीं की थी, मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे तन्हाई का एहसास होने लगा था और मैं चाहता था कि मेरा भी कोई अपना हो, जिसे मैं अपना दुख सुख बांट सकूं, अपने मन की बात उससे कह सकूं। और फिर उस दिन जब रमा के पिताजी ने रमा की तस्वीर दिखाई और कहा, अगर तुम नहीं शादी करोगे तो मैं इसे किसी और के हवाले कर दूंगा, तो फिर मैं उसकी बातों में आ गया और फिर मैंने रमा से शादी कर ली। शादी की रात ही रमा ने मेरे गाल पर एक जोर थप्पड़ मारा और मेरे मुंह पर थूक दिया और कहने लगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। और फिर अब वह हर रात मुझे परेशान करने के लिए चीखती है, चिल्लाती है। इसलिए मुझे अपना खुद का घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता हूँ। मैं यूं ही रमा के कारण घर बदलता रहता हूँ, मगर मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलता। लोग रमा की वजह से मुझे जीने नहीं देते। यह मेरा तीसरा घर है। यहाँ आते वक्त मैंने उसके सामने हाथ जोड़ा था, मुझे इस आखिरी उम्र में यूं जलील मत करो, मेरी इज्जत का तमाशा मत करो। उसने मेरी एक ना सुनी और यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ कि इसमें रमा का भी कोई कसूर नहीं है। वह दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या कर रही है। जिंदगी ने उसके साथ बहुत ही गलत किया है, परंतु मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं चाहता तो उसे तलाक देकर उससे पीछा छुड़ा सकता था, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं उसकी हर बात को बर्दाश्त करता हूँ। उसका इलाज चल रहा है, मैं उसका इलाज बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल में करवा रहा हूँ। वह लोगों को जख्मी भी कर देती है और कभी कभी भागकर सड़क पर आ जाती है। एक बार तो वह गाड़ी से मरते मरते बची है। दरवाजा खुला रहने के कारण वह भागते हुए रोड पर चली गई थी और सामने से एक गाड़ी आ रहा था। वह तो वक्त पर मैं आ गया, नहीं तो उसकी जान चली जाती। वह हर समय ऐसा नहीं करती है, परंतु कब करने लग जाए मुझे भी नहीं पता चल पाता है। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो उसे बाहर से बंद करके जाता हूँ। मैं यह सब सुनकर सोच में पड़ गई थी और मैं बड़े गौर से आकाश को देख रही थी। उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। फिर मैंने कहा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? उसने कहा, हाँ हाँ बोलिए। आप रमा को बाहर से बंद मत करके जाया करिए। मैं उससे बातें करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है उसके हालात में कुछ सुधार आ जाए। आकाश मेरी बातों से परेशान हो गया और कहने लगा, आप यह सब इसलिए कर रही है ना, क्योंकि आपको उसके हालात का अंदाज नहीं है।
जब उसे गुस्सा आता है तो वह इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं तो ऑफिस में होता हूँ, मगर पीछे से उसने आप पर हमला कर दिया तो आप क्या करेंगी? हो सकता है वह आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर दे, आपको जख्मी कर दे, क्योंकि आप भी तो अकेली ही हैं। इसलिए इस काम के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर रमा ने मेरे साथ कुछ भी किया तो उसका इल्जाम मैं किसी पर भी नहीं दूंगी और उसकी जिम्मेदारी मैं खुद होंगी। आप बस उसे बाहर से लॉक करके मत जाइए। आकाश बड़ी गौर से मेरी तरफ देखने लगा और फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर मुझे थमा दी और कहने लगा, आप होशियार रहिएगा। जैसे ही आपको महसूस हो कि रमा को गुस्सा आ रहा है तो तुरंत घर से बाहर निकल जाइएगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर वह उठकर चला गया। मैं तो बस यही सोच सोच कर परेशान हुई थी, आखिर सच कौन बोल रहा है। थोड़ी देर बाद मैं ऊपर गई और कमरे का ताला खोलकर अंदर गई तो देखा रमा सोफे पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। वह अचानक मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पर यह सब कैसे हो गया? आप यहाँ पर कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिला? मैंने कहा, बस यह तुम्हारी दीदी का कमाल है। रमा रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई। उसने कहा, दीदी, मुझे बहुत दिनों से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रखकर रो सकूं, अपने मन की बातें कह सकूं। मैंने कहा, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं तुमसे एक जरूरी बात पूछने आई हूँ। रमा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम रात के वक्त क्यों चीखती हो, चिल्लाती हो? यह सच था कि मैंने आकाश की बातों पर भरोसा कर लिया था, परंतु मैं रमा की भी कहानी सुनना चाहती थी। मैं यह जानना चाहती थी, क्या हकीकत है? रमा का दिमाग खराब है या फिर आकाश मुझे कोई कहानी सुनाकर मुझे ही पागल बना रहा है? वह घबराई हुई थी, कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं चीखती चिल्लाती। मुझे क्या जरूरत है? मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। आकाश मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उस लड़की की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अचानक ही अपनी बात पलटी थी। कल तो यह कुछ और कह रही थी और आज कुछ और। फिर उसने कहा, आप मुझे अपना घर दिखाइए कि आपने अपने घर में कैसी सजावट की है। मुझे भी अपना घर सजाना है। मैंने कहा, ठीक है, चलो दिखाते हैं। मैं रमा को अपने साथ लेकर नीचे आ गई। अचानक से हाथों पर मुझे जले का निशान दिखाई दिया। मैं डर गई। मैंने उससे पूछा, यह क्या है? तो वह कहने लगी, मैंने जो कुछ भी कल आपसे बातें की ना, जाने कैसे मेरे पति ने सुन ली। शायद वो कमरे में कोई कैमरा रिकॉर्डिंग लगाकर रखा है। वह मुझ पर बहुत गहरी निगाह रखा है, इसलिए मैंने ऊपर आपसे झूठ कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बुढ़ा पति मुझ पर बहुत जुल्म करता है। यह जो रात भर मैं चीखती चिल्लाती हूँ, बेवजह नहीं है। अगर आप अपनी आंखों से देख ले कि मुझ पर क्या गुजरती है तो आप बेहोश हो जाओगी। आप कैमरा मंगवा के ऊपर वाले कमरे में लगवा दे। जब कैमरा में सब रिकॉर्ड हो जाएगा तो वह सबूत मैं पुलिस को दिखाऊंगी, तो उस बुढ़े को सजा मिल जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। सच तो यह था कि इन दोनों पति पत्नी की बातों में मैं फंसकर रह गई थी। मुझे तो दोनों की बातों पे यकीन आ जाता था। फिर मैंने कैमरा के लिए किसी से कह दिया कि एक अच्छा सा कैमरा मुझे घर में लगवाना है। अब तो हर रात ऊपर वाले कमरे से चीखने की आवाज आती और सुबह मैं आकाश को रो रो कर अपना दर्द मेरे सामने सुनाता। दिन में रमा मेरे पास आकर रोती और कहती कि मुझ पर बहुत जुल्म बढ़ता जा रहा है, वह बुढ़ा मुझ पर बहुत ही अत्याचार कर रहा है। रमा का दिल बहलाने के लिए मैंने अपनी साड़ी, गहने, कपड़े, मेकअप के सारे सामान, घर की सारी चीजें एक एक करके उसे दिखाने लगी। मैं सोच रही थी कैसे इसका मन बहल जाए और वह खुश रहे। मैं उससे बातें करती ताकि किसी भी तरह उसका दिल भर जाए, वह मेरे साथ खुश रहे। मुझे उन दोनों पति पत्नी की बहुत फिक्र होती। मैं चाहती थी कि अगर आकाश मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सजा मिल जाए और अगर रमा बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन बाकी था। आज शाम मैंने खीर बनाई और फिर मैंने सोचा कि जाकर रमा को खीर दे आऊं। बेचारी कुछ अच्छा खाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। यह सोचकर मैं खीर लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। तभी मुझे रमा की आवाज मेरे कानों तक आई। वह किसी से कह रही थी,
आज तुम पूरी तैयारी करके आना। वह कमजोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं यह बात सुनकर उल्टे कदमों लौट आई थी। अब मेरे सामने रमा का किरदार सवालिया निशान बनाकर आ गया था। शायद रमा गलत है। वह हर रात अपने किसी आशिक को बुलाती है और आकाश को काबू कर लेती है। क्या पता बांध कर भी रखती हो और फिर जानबूझकर चिखरी चिल्लाती है। सभी लोग आकाश को गलत समझते हैं और वह है जो कि अपने मनमानी करती रहती है। औरत है तो क्या हुआ, मैं गलत का साथ कभी नहीं दे सकती हूँ। मैं रमा के आशिक को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। कैमरा आने में अभी भी देर था, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त जो कि लेडीज पुलिस थी, मैंने उसे फोन किया और यहाँ का सारा किस्सा मैंने उसे बताया। मैंने उससे कहा कि आज रात को मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की जरूरत है। तुम जरूर आना, लेकिन बहुत होशियारी से आना। उसने कहा ठीक है। फिर मैं रात का खाना खाकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगी और फिर ना जाने क्यों आज मेरी आंखें लग गई और कब मैं बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अपने आसपास देखा तो मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं हॉस्पिटल कब पहुंच गई। तो मेरी दोस्त ने मेरी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली तुम तो यहाँ बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ दिनों से मुझे शिकायत मिल रही थी कि कोई गिरोह है जो बड़ी चालाकी से लोगों के घरों में चोरी कर रहा है। कल तुम्हारी वजह से वह गिरोह हमारे हाथ लग गई। मैंने कहा वह कैसे। मेरी दोस्त ने बताया जो तुम्हारे घर पे किराएदार रहती थी वह गैंग का हिस्सा थी। उनका यही तरीका है कि वह बेसहारा औरतों के घर किसी न किसी बहाने ठुक जाती थी और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती थी। पति पत्नी पर इल्जाम लगाता और पत्नी पति पर। औरत उनके जाल में फंसकर बाकी सब कुछ भूल जाती है। उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया। तुमने उनको घर की एक एक चीज दिखाई, उसे अपना जेवरात भी दिखाया। तो शुक्र मनाओ कि तुमने कल रमा की बातें सुन ली, नहीं तो क्या होता। कल रात उसने तो तुम्हारे खाने में नींद की दवाइयां मिला दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज को लूटने वाली थी। लेकिन उन लोगों की बदकिस्मती थी कि हम लोग मौके पर पहुंच गए और वो लोग पकड़े गए। मैं अपनी दोस्त की बातें सुनकर दंग रह गई थी कि लोग दूसरे को लूटने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगने लगा है। अब मैं अकेले ही रहती हूँ। कभी कोई बोलता भी है कि घर को किराए पर दे दो तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मेरा घर खाली रह जाएगा, परंतु मैं किसी को भी किराए पर नहीं दूंगी। मेरे ख्याल से बुरे लोग से बेहतर तो तन्हाई ही है। जो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।